अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम मार्च 2024 पेपर 22 से कॉस्टिंग का क्वेश्चन करेंगे और उसमें से मैं सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग के पार्ट्स अटेम्प्ट करूंगा। एब्जॉर्प्शन के पार्ट्स में भी इसलिए अटेम्प्ट नहीं करूंगा जो उसके पार्ट ए से लेके बी तक के पार्ट्स हैं, क्योंकि अभी मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अपने चैनल में कवर किया नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं एब्जॉर्प्शन सॉल्व कर लूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन की वीडियोस भी मैं एक प्रॉपर उसमें प्ले लिस्ट और सीक्वेंस में करूँ, यानी पहले उसका कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन की वीडियो हो, उसके बाद जैसे एब्जॉर्प्शन की फिर जो पास पेपर की वीडियोस है वो हो। कि जब मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट्स की वो मैं डिस्कस कर लूंगा अगर एक लेक्चर वीडियो में कॉन्सेप्ट्स की वीडियो में, तो फिर जो पास पेपर की वीडियो है ना, उसमें मुझे बार बार वो सर्टेन कॉन्सेप्ट्स की डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। तो उससे जो पास पेपर की वीडियोस है उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा रिकॉर्डिंग का। मार्जिनल क्योंकि मैं प्रॉपरली कवर कर रहा हूँ, मैं तो अभी इसलिए मार्जिनल के पार्ट्स ही अटेम्प्ट करूंगा मैं सिर्फ। और अराउंड जो भी मेरे रिसेंट 7 to 8 मंथ्स है वो टॉपिकल पास पेपर की कंपाइलेशन में गए। वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम था, और अगर मुझे उसे एक स्पेसिफिक क्वालिटी पे चाहता था कि स्टूडेंट्स को टॉपिकल पास पेपर से एक्सपीरियंस मिले, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगाना उस पर नेसेसरी था। तो उसका ऑब्वियसली ट्रेड ऑफ ये था कि फिर मुझे यूट्यूब वीडियोस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। और अभी जितना टाइम बचा है तो उसमें सारा सिलेबस और सब कुछ तो कवर नहीं हो सकता ओ लेवल एएस या A2 लेवल के सिलेबस पे, लेकिन एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू कवर ड्यूरिंग दिस एग्जाम डेज। के लिमिटेड यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग एट अनदर फैक्ट्री वेयर सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज मेड। और आजकल आप लोग देख रहे हैं, देखिए कि जैसे कुछ पार्ट एब्जॉर्प्शन के होते हैं, फिर कुछ पार्ट मार्जिनल के होते हैं। कहानी वो ये बनाता है कि एक फैक्ट्री में एब्जॉर्प्शन यूज कर रहा है, दूसरी फैक्ट्री में मार्जिनल यूज करता है। तो आई थिंक सो ऐसे क्वेश्चंस तो कोई भी गेस नहीं कर सकता। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप सब पढ़ के जाएं सिलेबस में। द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल: सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, 1.5 आवर्स पर यूनिट। तो ये आपको बता रहा है एक यूनिट पे कितने आवर्स लगेंगे, और ये कॉस्ट पर यूनिट है। अदर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर मंथ। Currently, the factory is producing 9920 units per month. Calculate both the total monthly contribution and total monthly profit currently being made in this factory. तो जो करंट आउटपुट लेवल है इसी पे हमें टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल प्रॉफिट निकालना है। बहुत ही इजी है और इसमें सच कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, तो इसको मैं शॉर्टकट से करूंगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 9 है। 9 का मैं करा दूंगा, इसकी जो करंट प्रोडक्शन है 9920 यूनिट से। तो ये 89280। फिक्स कॉस्ट उसने खुद दी हुई है, हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मंथली 38,500। तो 50780 मैक्सिमम प्रॉफिट है इसका भी। तो ये देखिए इस तरह के पार्ट तो इसलिए देता है कि जिन्हें सिर्फ पास होना है ना पेपर में, एटलीस्ट वो पास होने के नंबर ले ले इससे। द डायरेक्टर्स होप टू इंक्रीज डिमांड बाय चेंजिंग द सेलिंग प्राइस। दे आर कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू ऑप्शंस: रिड्यूस द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाय 5%। तो 5 से नहीं 5% से डिक्रीज किया जाएगा। इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 4000 यूनिट्स ऑन द करंट प्रोडक्शन लेवल। अ कमीशन ऑफ 0.25 per unit will be paid। एक न्यू वेरिएबल कॉस्ट है। Overtime will be required on all units produced over 12,400 units and is paid at a premium of 25%। तो ये ओवर टाइम है इस क्वेश्चन में।
तो ये मैं बताता हूँ कि ओवर टाइम से कैसे डील करना है। कैंसिल द करंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन कॉस्टिंग 8,000 अ मंथ। तो इससे फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग फिक्स कॉस्ट होती है। तो उसमें एक चीज तो मैं आपको यही समझा देता हूँ। देखिए अभी करंटली जो मेरी प्रोडक्शन है वो 9920 है। एंड माई बैड, ये पार्ट ए नहीं है, पार्ट सी है। अपोलॉजीज। अब हम पार्ट डी कर रहे हैं इसका, और अभी फिलहाल हम कर रहे हैं ऑप्शन ए। तो न्यू प्रोडक्शन देखिए करंट आपका 9920 है, और वो ऑप्शन ए में बढ़ा रहे प्रोडक्शन 4000 यूनिट से। तो ये हो गई 13920 यूनिट्स। तो और देखिए वही आप क्लियरली कह रहे हैं कि 12,400 यूनिट से ऊपर के यूनिट जो है वो ओवर टाइम के होंगे। तो उसके जो 12,400 यूनिट्स हैं वो नॉर्मल होंगे। और अगर मैं 13920 माइनस 12,400 करता हूँ, तो इसके ओवर टाइम के यूनिट्स आ जाएंगे। तो ये 1520। और यहाँ पर यूनिट डेटा बना लेते हैं, इससे कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। सेलिंग प्राइस को 5% से डिक्रीज कर रहा है। तो हमारी करंट सेलिंग प्राइस 42 है, उस पर से उसका 5% माइनस कर देंगे। तो दैट इज 2.1। तो ये हो गया 39.9। फिर इसमें कमीशन एक नई वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, उसको अभी मेंशन कर ले। और डायरेक्ट लेबर के लिए देखें, एक तो जो नॉर्मल यूनिट्स है ना, 12,400 जो यूनिट्स बन रहे हैं उसमें करंट डायरेक्ट लेबर का रेट ही लगेगा, जो कि 18 है। और ओवर टाइम का हमें निकालना पड़ेगा। तो 18 पे हम ये जो उसका ओवर टाइम का प्रीमियम है वो ऐड कर देंगे। तो ओवर टाइम का रेट से प्रीमियम नहीं होता, ओवर टाइम का रेट जो आपका करंट रेट है, बेस रेट है, उसमें प्रीमियम ऐड करके हम ओवर टाइम का रेट निकालते हैं। तो ओवर टाइम में आपको बेस रेट के अलावा ये एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है। तो ये हो गया 4.5। ये हो गया 22.5। और इसके अलावा देखिए हमारा डायरेक्ट मटेरियल में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो आप एज इट इज ले लें। डायरेक्ट मटेरियल 12 रहेगी इसकी। और इसकी अदर वेरिएबल कॉस्ट, उस पर भी कोई चेंज नहीं आ रहा, वो एज इट इज 3 रहेगी। और इवन इस पर मैं अपडेटेड फिक्स कॉस्ट भी निकाल देता हूँ। एफ सी मीन्स फिक्स कॉस्ट। तो अभी जो मेरी मंथली फिक्स कॉस्ट है वो 38,500 है। अब अगर मैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन कैंसिल करता हूँ तो उससे फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। और उसने मंथली ही एडवर्टाइजिंग दी है, तो बस वो आप 8,000 स्ट्रेट अवे माइनस कर दें। तो ये हो गया 30,500। तो ये हमेशा करना होता है, उसने ये बड़ा आसानी से कह दिया कि स्पेसिफिक यूनिट से ऊपर के यूनिट्स ओवर टाइम है। तो ऑब्वियसली जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो टोटल प्रोडक्शन इतनी होगी,
उस पे से ये सर्टेन यूनिट्स ओवर टाइम में बनेंगे। 12,400 यूनिट्स पे करंट रेट्स ही लगेंगे। अच्छा, अब मैं तो इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मैंने इसे डायरेक्ट भी करके देखा था तो आंसर सेम आएगा। लेकिन अभी इसमें आप लोग बेहतर है कि रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट की अप्रोच को यूज करें, अगर आप लोग को सिली मिस्टेक से बचना है तो। 39.9 को, अच्छा रेवेन्यू तो सब यूनिट्स के लिए सेम है। तो ये 13920 पूरे 13920 यूनिट्स पे लग जाएगा। तो ये हो गया 555408। अच्छा, और इसने कहा है कि राउंडेड टू द नियरेस्ट डॉलर। इसका एक मेन मीनिंग तो ये होता है कि नो डेसिमल प्लेसेस, कोई डेसिमल्स में आंसर, डेसिमल्स होने ही नहीं चाहिए आंसर में। और राउंड ऑफिंग भी डॉलर्स में हमें उसकी करनी होगी। तो उसने देखो जो फाइनल प्रॉफिट आंसर है उसको राउंड ऑफ करने को कहा है नियरेस्ट डॉलर में। तो अभी हम एग्जैक्ट वैल्यूज लेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसे थोड़ा नियरेस्ट डॉलर में राउंड ऑफ कर देंगे। और डेसिमल तो अभी भी नहीं आ रही, तो ये भी कोई इस पर अभी फिलहाल इशू नहीं है। तो पहले कमीशन ही ले लेते हैं। कमीशन सब यूनिट्स पे। तो अब 0.25 को 13920 से करवा दे, तो ये हो जाएगा 3480। अच्छा, पेपर में आप लोग को एब्रिविएशन है, आपको जैसे डायरेक्ट लेबर पूरा ही लिखना है। तो ये डायरेक्ट लेबर नॉर्मल है, ये 12,400 यूनिट्स पे लगेगा। तो ये हो गया 223,200। और डायरेक्ट लेबर पर हम ओवर टाइम, सर्टेन यूनिट्स पे ओवर टाइम है, तो उन यूनिट्स का हम डायरेक्ट लेबर अलग कैलकुलेट करेंगे। तो ये है 22.5, और ओवर टाइम के यूनिट से 1520 हैं। तो ये हो गया 34,200। फिर डायरेक्ट मटेरियल। तो इसके लिए हम 12 को, ये सब यूनिट्स के लिए सेम है, ये 13920 यूनिट्स पे ही लग जाएगा। तो ये हो गया 167040। फिर अदर वेरिएबल कॉस्ट है, वो भी हम ले लेंगे। 3 into 13920, 41760। 3480, अभी इन सबको ऐड कर लेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये 469680। ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो हो गया 85728। अब इस पे से फिक्स कॉस्ट हम माइनस कर देंगे। अच्छा, अब ये 55228 है।
अब इसमें इसमें कोई सेंट्स का भी इशू नहीं है, ये डॉलर्स में आंसर है, ये सारे डॉलर ही हैं। 55,228 डॉलर। लेकिन बहुत कभी कभी एग्जामिनर इस तरह राउंड ऑफ करता है कि जैसे 5528 है तो उसको ये कर देगा। अब फिर 5,522 ट्रिपल डबल फाइव डबल फाइव 300 टू 228 जो है वो। अब 228 से देखिए करीब 200 है, तो जैसे 55,200 ले लेता है ये। लेकिन प्रोबेबली इसका एग्जामिनर रेंज में एक आंसर अलाउ करेगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर आप 55,228 भी लेते हैं तो आई थिंक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट डॉलर ही है, इसमें कोई सेंट्स का इशू नहीं है, ना ही कोई डेसिबल्स में। लेकिन एट टाइम जैसे उसको 55,200 कर देगा, या अगर ये 300 के करीब होता तो 55,300 कर देता वो। अब इसके ऑप्शन में ये मैं आपको दोनों प्रोसेस से करके दिखाऊंगा। रिड्यूस द सेलिंग प्राइस पर यूनिट 241। 241 का लो 41 हो गई सेलिंग प्राइस, 41 से डिक्रीज नहीं करेंगे, 41 हो जाएगी आफ्टर डिक्रीजिंग, डिक्रीज करने से। इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 10% ऑन द करंट प्रोडक्शन लेवल। इन्वेस्ट इन मोर अप टू डेट मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 180,000। अच्छा, इट इज प्रपोज टू पार्टली फाइनेंस द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी बाय बोरोइंग 150,000 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इस 150,000 पे लगेगा, पूरे 180,000 पे नहीं लगेगा, क्योंकि लोन हम से 150,000 का ले रहे हैं। अब इस पॉइंट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स यूजुअली जल्दी में क्या करेंगे कि मशीनरीज डेप्रिशिएटेड एट 25% पर एनम कॉस्ट। वो डेप्रिसिएशन 150,000 उसमें 150,000 पे कैलकुलेट कर देंगे। नहीं, डेप्रिसिएशन पूरी उसकी अपनी ओरिजिनल जितनी भी जो उसको नॉन करंट एसेट में इन्वेस्ट किया उस पे ही चार्ज होगा, ये 180,000 पे ही लगेगा। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ improvements to machinery, the time each worker takes to produce one unit will be reduced by 8% and a higher quality product can be made। ये मैं थोड़ा आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए ये 18 ने इस तरह निकाला होगा, एक यूनिट पे अगर एक यूनिट, अच्छा अगर ये इस पे इसके एक यूनिट पे बनावट लग रहा होता। हाँ, अब आप यहाँ देख सकते हैं पर यूनिट कॉस्ट 18 है और ये 1.5 आवर्स पर यूनिट है, तो एक यूनिट पे 1.5 आवर लग रहे हैं। अगर टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन यूनिट विल बी रिड्यूस बाय 8%, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे उससे 8% से। तो इसका ऑब्वियसली इसमें पर यूनिट कॉस्ट पे अफेक्ट, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगी इससे। तो पहले इसका करंट ही निकालेंगे, इसका लेबर रेट पर आवर है क्या। तो ये 18 इस तरह आया होगा कि जो भी रेट पर आवर है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। 18 को अगर मैं 1.5 से डिवाइड कर दूं तो रेट पर आवर आ जाएगा। इसकी वजह ये कि हमें करंट लेबर रेट पता होना चाहिए, क्योंकि लेबर रेट उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये है 12 $12 पर लेबर आवर। 18 डिवाइड बाई 1.5 से आया ये। अब 1.5 को मैं 8% से डिक्रीज करूंगा, क्योंकि वो कह रहे टाइम विल डिक्रीज, यानी एक यूनिट पे जो लेबर आवर लग रहे हैं वो 8% डिक्रीज किए जाएंगे। तो 1 पॉइंट तो ये आएगा 0.12। तो ये हो गया 1.38 आवर्स पर यूनिट। और न्यूब्स पे डायरेक्ट लेबर का रेट निकालना है, तो देखिए आपका लेबर रेट पर आवर तो अनचेंज रहेगा, वो 1.38 से कर दिया जाएगा। तो ये हो गया 16.56। आई होप सब लोग क्लियर है कि ये लास्ट पॉइंट में क्या सिनेरियो था।
तो इसको हम यहाँ करना शुरू करते हैं। ये इसका D2 है, ऑप्शन बी। जो करंट मेरी प्रोडक्शन है वो 9920 यूनिट्स की है, और उसको मैं 10% से बढ़ाऊंगा ऑन द करंट बाय 10% ऑन द करंट प्रोडक्शन लेवल। तो 9920 को मैं 0.1 निकाल लूंगा, ये हो गया 992। तो ये हो गया 10912 यूनिट्स। अब उसके अलावा मैं अब पर यूनिट डेटा बनाना शुरू करता हूँ, उससे आसान हो जाता है, स्पेशली अगर शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं इस पर मैं करके भी दिखाऊंगा आपको उससे। तो उसमें सबसे पहले सेलिंग प्राइस है। करंट मेरी सेलिंग प्राइस 42 है। अच्छा, सेलिंग प्राइस तो उसने खुद ही दे दी है मिला वजह, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 41 हो जाएगी। अच्छा, फिर मैंने डायरेक्ट लेबर निकाला था 16.56। ये वो ऑप्शन है जो फिक्स कॉस्ट का, डायरेक्ट लेबर के अलावा किसी भी वेरिएबल कॉस्ट पर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट मटेरियल आपका अनचेंज रहेगा, 12 रहेगा। अदर वेरिएबल कॉस्ट आपका 3 रहेगा। अच्छा, फिक्स कॉस्ट भी पहले वर्किंग कर लेते हैं इससे पहले कि हम फेयर प्रॉफिट निकालें। तो सबसे पहले मैं इस पर इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। तो इंटरेस्ट के लिए सिंपली मैं 150,000 का 8% निकाल लूंगा। लेकिन ये देखिए, ये पर एनम इंटरेस्ट है, तो ये 12,000 आएगा। अब मसला ये कि एनुअल है, और यहाँ जो हमें अकाउंटिंग करनी है वो मंथली करनी है। तो हमें जो इसको मंथली इंटरेस्ट पे चेंज करना होगा, इसको डिवाइड बाय 12 कर दे, आगे एक महीने का इंटरेस्ट 1000। अब इस पर हम डेप्रिसिएशन भी निकाल लेते। अच्छा, डेप्रिसिएशन पूरा 180,000 पे चार्ज होगा। ये मैंने 150,000 पे इंटरेस्ट निकाला था, अब लेकिन डेप्रिसिएशन पूरी जो उसके 180,000 की कॉस्ट है उस पर चार्ज होगा। और उसका 25% निकाल लेंगे, तो ये 45,000 है। अब प्रॉब्लम क्या, इसका भी कि ये पर एनम रेट है, 25% पर एनम है। तो इसको अगर मैं डिवाइड बाय 12 कर दूं तो एक महीने का आ जाएगा 3750। तो मैं आपके फिक्स कॉस्ट भी निकाल देता हूँ न्यू। तो करंट है मेरी 38,500, उस पर 1000 उसके इंटरेस्ट के आ जाएंगे, 3750 डेप्रिसिएशन का आ जाएगा। तो ये हो गया 43250। अब इसको मैं पहले आपको शॉर्टकट से ही करके दिखाऊंगा, आप लोग एग्जाम में रिकमेंड आप लोग को नहीं करूंगा कि करें, आप लोग रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट से ही करें, लेकिन मैं भी आपको जने जो ज़्यादा क्यूरियस है तो करके दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या डायरेक्ट आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से। तो 41 माइनस 16.56 माइनस 12 माइनस 3, तो ये हो गया 9.44। तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा टोटल कंट्रीब्यूशन,
इसमें कोई ये नहीं कि नॉर्मल यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिफरेंट होगा, ओवर टाइम के पर ओवर टाइम के यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिफरेंट होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं, सब यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम होगा। तो 9.44 को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दूंगा 10912 से। अच्छा। अच्छा, इसमें आप लोग को एक चीज बतानी थी, अब इस पे थोड़ा सा इशू आएगा, आप देखिएगा 9.44 इंटू 10912। अब आप देख सकते हैं इसमें जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो डेसिमल्स में आ रहा है, और ये डेसिमल्स के बाद नियरेस्ट डॉलर का मतलब है क्योंकि डेसिमल्स नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं 2 को राउंड ऑफ करता हुआ तो 3 हो जाएगा, तो इसको हम 103,009 ही लेंगे। अब ऐसे के बाद 103,009 में से मैं माइनस करूं 43250, तो मेरा बन रहा है 59759। तो उसको जैसे 5979 या 59760 ले सकते। 59759 या 59760। तो उसने कोई नियरेस्ट डॉलर को कही तो कोई चीज ये टोटल कंट्रीब्यूशन चलेगा डेसिमल्स में ले लें। फाइनल प्रॉफिट को जरूर राउंड ऑफ कर दीजिएगा, उस पर कोई डेसिमल ना हो। नियरेस्ट डॉलर का मतलब यही होता है कि डेसिमल नहीं होने चाहिए कोई उसमें, या कोई सेंट्स नहीं होने चाहिए उसमें। तो ये इसका शॉर्टकट है, और मैं आपको अगर रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट से भी करके दिखाऊं तो उससे बिल्कुल आंसर सेम आएगा। तो उससे भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। रेवेन्यू तो मैं प्रीवियस ही रेवेन्यू में भी, ओके था 41 को कराएंगे 10912 से। रेवेन्यू भी चेंज होगा, पिछले ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते। 447392। 16.56 भी हो जाएगा 10912 से। इस पर भी देखिएगा वही इशू आएगा 16.56 इंटू 10912। तो इसको देखे 180,703 करना है, उसको 10.72 नहीं, 180,703। तो उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल है इसका, ये हम 12 को करा देंगे 10912 से 130,944। और फिर आ जाएगा अदर वेरिएबल कॉस्ट। 3 इंटू 10912, तो हो गया 32736। 180,703, 113,944, बस 32736। तो ये हो गया 344,383। अब हम निकाल लेंगे इसका कंट्रीब्यूशन। ये वेरिएबल कॉस्ट का टोटल है। अब मैं इसमें आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। 447,392 माइनस 344,383।
447392 -344,383। तो आप देखिए वही टोटल कंट्रीब्यूशन आया इस रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट से भी, जो मैंने डायरेक्ट ऊपर टोटल निकाल लिया था शॉर्टकट से। तो ये आप देखिए। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादा रिकमेंड आप लोग को ये करूंगा, देखिए एग्जाम का प्रेशर होता है, उसमें सिली मिस्टेक का चांस भी होता है, प्रेशर में आके भी मिस्टेक हो जाती है या हबड़ा जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकती है। तो आप लोग रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट यूज़ करें। और आप में से कोई बहुत स्मार्ट इनफ है या आपको लगता है कि वो वाकई शॉर्टकट से टैकल कर सकता है, तो फिर वो बिल्कुल, अगर वो या वो बहुत ही एक्सपर्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का, या उसकी मैथ्स कुछ ज़्यादा ही अच्छी, तो वो ये इसका शॉर्टकट यूज़ करने का रिस्क ले सकता है और अपना टाइम बचा सकता है। वरना इसको भी अगर आप यूज़ करें, मैक्सिमम आपके 4 to 5 मिनट्स ही ज़्यादा लग जाएंगे, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। वही 5979 या 59 को 760 कर लें। उसमें प्रॉब्लली वो रेंज में आंसर अलाउ करेगा, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ऑन फिगर मार्क्स होगा इसमें। तो ये आपके सामने देखिए, मैंने ऑप्शन ऑप्शन बी जो है उसको दोनों प्रोसेस से करके दिखाया। तो आई होप आप लोग को क्लियर है। ये वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है मार्च 20, इससे कई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो प्रीवियस सेशंस में आए कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के। ये तो कुछ भी नहीं है वो, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। और आप में से किसी ने अगर जून 2020 का क्वेश्चन किया हुआ है ना, उसका जो ओवर टाइम उसके ओवर टाइम का ऑप्शन अगर सॉल्व किया, तो ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। वो मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा जून 2020 का क्वेश्चन। अभी क्योंकि ये लेस डिफिकल्ट था, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मार्च 24 की जो क्वेश्चन है मैं उसको अर्ली कवर कर लूँ। वरना अदरवाइज मार्जिनल कॉस्टिंग को भी मैं एक सीक्वेंस में क्रिएट कर रहा हूँ अपने चैनल में प्लेलिस्ट। Advise the directors which option they should choose. Justify answer by discussing both financial and non-financial factors. 7 मार्क्स का आता है यूजुअली ये। सबसे पहले तो इनके प्रॉफिट कंपेयर कर दें। इसका 59760 है, 59759 है। और जो हमारा ऑप्शन ए था, उसका 55228 है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है उसका प्रॉफिट ज़्यादा है। तो ये इसका ई पार्ट है। तो ये आएगा 4532। और ये इन दोनों का डिफरेंस है 59760 -55228। सही है। बाकी देखे जो ऑप्शंस की हैपनिंग्स है ना, उससे पॉइंट बनाने। अब जैसे ऑप्शन डी में देखे, आपका आपका हायर क्वालिटी प्रॉब्लम वेस्ट कर रहा है, तो सर्टेन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, तो उस केस में ऑब्वियसली फर्दर सेल्स और प्रॉफिट इंप्रूव होगा इसका। अच्छा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये आउट ऑफ 180,000 150,000 ये लोन से फाइनेंस करेगा मशीनरी का, मशीनरी की इन्वेस्टमेंट। तो आप में से जो सब एएस का स्टूडेंट है, वो सब ये लिखेगा इसकी लाइबिलिटीज और इसका रिस्क बढ़ेगा। आप में से जो एक्सेलरेटेड का स्टूडेंट है, तो वो ए टू भी साथ पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा है साथ जो है, वो फिर ये भी वो गेयरिंग को जरूर रेफर करे इसमें, कि इससे गेयरिंग बढ़ जाएगी तो रिस्क बढ़ेगा कंपनी का। अब एक्स्ट्रा कोई पॉइंट लिखेंगे तो उसका एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा आप लोगों को, स्पेशली जो एक्सेलरेटेड या कंपोजिट के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ऑप्शन बी में एक और प्रॉब्लम है कि फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज है, वेर एज ऑप्शन ए में फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। So in case in if actual sales turn out to be lower than expect forecasted in option B, so the increase in fixed cost is going to decrease profits. Whereas this is not the problem in option A. Even if the actual sales turn out to be lower than the forecasted sales, then actually there is a decrease in fixed cost. So that will help to an extent to
avoid decline in profit, or decline in profit, even if there are decline in profit, it will be less than that in option B. अच्छा, फिर ऑप्शन ए में कमीशन है, कमीशन विल हेल्प स्टाफ को मोटिवेट करेगा टू सेल मोर यूनिट्स। अच्छा, ऑप्शन ए में ओवर टाइम करवा रहा है। अब ओवर टाइम के लिए कॉम्पेंसेट कर रहा है तो ये दो पॉइंट्स हो सकते हैं कि कॉम्पेंसेट कर रहा है तो उससे ऑब्वियसली दैट विल मोटिवेट वर्कर्स टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड ओवर टाइम हो सकता है वर्कर्स रिफ्यूज कर दे, या ओवर टाइम से वो फोकस आउट हो जाए उनका वर्कर्स का, तो क्वालिटी में डिक्लाइन आ सकता है। अच्छा, एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं होगी अमंग मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स। ऑल्दो देयर आर सर्टेन बिजनेसेस व्हिच डोंट नीड मच एडवर्टाइजिंग। तो ऑप्शन भी लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली बेनिफिट करेगा, प्रोडक्ट क्वालिटी जो है ना वो लॉन्ग टर्म में बिजनेस देती है, अगर शॉर्ट टर्म में आपको बिजनेस ना भी दे। अच्छा, लोन और इंटरेस्ट पेमेंट से इसका लिक्विडिटी के इश्यूज आएंगे कि उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, लोन की भी रिपेमेंट करनी पड़ेगी इवेंचुअली या ग्रेजुअली। तो इस तरह आपको पॉइंट्स बनाने इसके। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा ऑप्शन बी रिकमेंड करूंगा, और अगर आप ऑप्शन बी के प्रपोजल देखें तो लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऑल्दो आप लोग एडवाइस में ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो देखिए प्रॉफिट ऑप्शन बी का ऑप्शन ऐसे हायर है। अच्छा, और ऑप्शन बी में देखिए फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 4750 से, जबकि ऑप्शन ए में 8000 से डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए में जो है वो प्रॉफिट पे कम इफेक्ट आएगा, ऑप्शन बी में ज़्यादा आएगा अगर एक्चुअल सेल्स फोरकास्टेड सेल्स से कम होती है। और ऑप्शन बी में हायर क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा तो वो देखिए सर्टेन जो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स है उनको अट्रैक्ट करेगा, तो इससे हो सकता है और ज़्यादा लॉन्ग टर्म में सेल्स और प्रॉफिट्स हो। लेकिन ऑप्शन लोन दे रहे ऑप्शन बी में उससे लाइबिलिटीज और गेयरिंग वर्सन होगी। ये भी आप लोग देख सकते हैं कि लोन की रिपेमेंट और इंटरेस्ट और लोन रिपेमेंट से लिक्विडिटी डिस्टर्ब होगी कंपनी की, और लोन रिजेक्ट भी हो सकता है, ऑल्दो कंपनी को लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं लेकिन स्टिल रिजेक्ट हो सकता है। अगर 7 मार्क्स को तो सब नहीं देखा, मैंने स्टिल एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख दिए। अच्छा, ऑप्शन है में कमीशन ऑफर हो रहा है तो दैट विल मोटिवेट स्टाफ टू मेक मोर सेल्स। अच्छा, ओवर टाइम से कॉम्प्रोमाइज आ सकता है को प्रोडक्ट क्वालिटी में, ये भी आप लिख सकते हैं कि अगर कॉम्पेंसेट किया जा रहा है ओवर टाइम में वर्कर्स को, तो उससे उनकी मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी हो सकता है मेंटेन रहे और वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना आए। वेरस ऑप्शन बी में अगर आप देखें तो लेबर को एक यूनिट पे कम आवर्स लगाने पड़ेंगे तो उनका टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब उनके पास रेस्ट करने का और रिक्रिएशन का टाइम ज़्यादा होगा, तो इससे ऑब्वियसली इनकी मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब वो रेस्ट करेंगे, जब उनके रिक्रिएशन होगा, तो जब रेस्ट अच्छा मिलता है तो फिर वो ज़्यादा फ्यूचर में तो वो नेक्स्ट डे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और ज़्यादा मोटिवेटेड भी होता है। एडवर्टाइजिंग ऑप्शन में हो नहीं रही तो उससे फ्यूचर में सेल्स डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर में प्रोडक्ट अवेयरनेस नहीं हो पाएगी ज़्यादा कस्टमर्स में। अच्छा, ऑप्शन में कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज इन सेल्स फोरकास्ट कर रहा है 4000 यूनिट्स का, तो हो सकता है अनरियलिस्टिक या इनएक्यूरेट हो। मैंने ऑप्शन बी का है क्योंकि क्वालिटी और मोटिवेटेड वर्कफोर्स, स्पेशली क्वालिटी जो इंप्रूव हो रही है ना ऑप्शन ए में, क्वालिटी हमेशा बिजनेस को लॉन्ग टर्म में कंपेटिटिव बनाती है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं तो हमेशा वो ऑप्शन चूज करता हूँ जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो रही हो। ऑल्दो आप लोग ऑप्शन ए भी एडवाइस में रिकमेंड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो आई होप्स आप लोग को ये ऑप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग क्लियर हुआ, आप लोग को ओवर टाइम क्लियर हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।